नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड की क्लास 9th की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 का पार्ट 1, जिसका नाम है लोकतंत्र का क्रमिक विकास का सेकेंड पार्ट देखेंगे। आइए समय का गुआया बुना इसको शुरू करते हैं। इसका प्रथम भाग है जिसे आप लोग देख लीजिएगा, ये नेक्स्ट भाग है। आइए शुरू करते हैं। लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण टॉपिक है, शुरू करते हैं इसको। आइए हम सबसे पहले प्राचीन भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्था का अवलोकन करते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बुद्ध काल में गंगा घाटी के कई गणराज्यों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं। इन गणराज्यों में कपिलवस्तु का शाक्य, जैसे कपिलवस्तु गणराज्य है, उसका शाक्य एक राज्य हो गया, ठीक है ना। सुभार पर्वत के भागों का प्रांत, अलकप का बुल्ली, केशपूत के कलाम, रामग्राम के कोलिये, मतलब रामग्राम का कोलिये होगा लेकिन रामग्राम है, कोलियो नहीं दिया है। कुशीनारा का मल्ल, पिपलीवन का मोरिये, वैशाली का लिच्छवी और मिथिला का विदेह, ये जो है ना, ये सब गणतंत्र था। जैसे मिथिला का विदेह गणतांत्रिक था, वैशाली का लिच्छवी गणतांत्रिक था, ठीक है ना। गणराज्यों में शासन का प्रधान एक निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा था जिसे राजा कहा जाता था। जैसे कि उस समय निर्वाचित पदाधिकारी यानी कि लोग निर्वाचित करते थे, ठीक है ना, खुद से वोटिंग के माध्यम से चुनकर भेजते थे। जो राजा के पद पर जो भी बैठता था उसको। राजा की वास्तविक शक्ति एक केंद्रीय समिति के पास थी जिसमें जनता के प्रतिनिधि होते थे, जैसे आजकल है। जैसे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति की शक्ति किस में है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में है। बिना केंद्रीय मंत्रिमंडल के सहयोग के सलाह से वो कोई काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो भी हैं, जैसे संसद है, चाहे राज्य में हो गया एमएलए या विधायक, इसको कौन चुन के भेजता है? जनता चुन के भेजती है, अपने मतदान द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजती हैं, वही शासन करते हैं। जो उस समय भी यही नियम लागू था। ये सभी प्रतिनिधि भी राजा कहलाते थे। कहा जाता है कि लिच्छवी गणराज्य में केंद्रीय समिति में 1707 प्रतिनिधि थे। ये वाला प्रश्न TRE 1 में पूछा गया था, अगस्त में जो एग्ज़ाम होता है 9th-10th के एग्ज़ाम में। प्रत्येक राजा के अधीन एक उपराजा, सेनापति तथा भंडारिक आदि पदाधिकारी होते थे। सभी प्रकार के निर्णय बहुमत से होता था। वैसे ही जो अभी का सिस्टम है उस समय वही था। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बुद्धकालीन गणराज्यों में शासकों का चुनाव होता था, वंश के आधार पर नहीं थे, वंश परंपरा के आधार पर, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। आइए अब हम आधुनिक विश्व में लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरणों का अवलोकन करते हैं। प्रथम चरण हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना। आधुनिक विश्व में 1789 ईस्वी में हुए फ्रांसीसी क्रांति से लोकतंत्र की स्थापना एवं विस्तार की शुरुआत होती है, ठीक है ना। प्रश्न बन सकता है, आधुनिक विश्व में लोकतंत्र की स्थापना एवं विश्व की शुरुआत किस क्रांति से होती है, या मतलब कब से? तो 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से होती है। ऑब्जेक्टिव बन गया यहाँ पे। इस क्रांति ने लोकतंत्र के 3 तत्वों को स्थापित किया: स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व, जिसको हम लोग अपने संविधान में समाहित किए हैं इसको लेकर। लेकिन फ्रांस के जनविद्रोह ने स्थायी और पक्के लोकतंत्र की स्थापना नहीं की थी, क्योंकि फ्रांस के शासकों ने कई बार लोकतंत्र को उखाड़ फेंका था। जैसे नेपोलियन भी था, परंतु फ्रांस में बार बार लोकतंत्र स्थापित हुई। फ्रांस के 1789 की क्रांति का संदेश संसार के कई देशों में फैल गया। इन जन विद्रोह ने यूरोप में जगह जगह लोकतंत्र के लिए संघर्षों की प्रेरणा दी। आइए तो ब्रिटेन में देखते हैं, ठीक है ना। फ्रांस पढ़ लिया, ब्रिटेन में अब ब्रिटेन का बारी आया। ब्रिटेन में लोकतंत्र फ्रांसीसी क्रांति के पहले ही कदम रख चुका था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन बन जाएगा कि लोकतंत्र सबसे पहले किस देश में आया था, ठीक है ना। सबसे पहले तो ब्रिटेन होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो ब्रिटेन, और आधुनिक विश्व में आएगा तब फ्रांस के क्रांति से, ठीक है ना। इस बात को ध्यान से समझिएगा। लेकिन जहाँ इसकी प्रगति बहुत धीमी थी, ब्रिटेन में 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति, ये समझिए बिना खून की क्रांति हुई थी, खून नहीं बहा था, यह क्रांति हो गया था। के बाद लोकतंत्र ने धीरे धीरे अपने पैर जमाने शुरू किए। यहाँ कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाएं घटी जिनसे राजशाही और सामंत वर्ग की शक्तियाँ कम होने लगीं और जनता को कई अधिकार प्राप्त हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले ब्रिटेन का शासन था। देखिए ये अमेरिका है, ठीक है ना।
और उससे पहले किस पे शासन करता था? ब्रिटेन पे शासन करता है। आइए इसको मैप के माध्यम से हम देखते हैं, ब्रिटेन और अमेरिका की दूरी कहाँ है, कितना दूर है। देखिए ये है नॉर्थ अमेरिका, जिसमें कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी देशें हैं। इनमें से ये जो लाल रंग का है, गुलाबी रंग का, यही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका था, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा टापू की तरह है, देख रहे हैं ना, यूके, आयरलैंड, दोनों क्या है, इसको यूके बोला जाता है, ठीक है ना, इंग्लैंड बोला जाता है। सबसे पहले लोकतंत्र आया था 1688 के गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था जो ब्रिटेन में, उस समय से अपना पैर पसारना शुरू किया था। और यहाँ है फ्रांस, फ्रांस है ना, देख लीजिए यहाँ पे, इसमें 1789 का जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, तो आधुनिक विश्व में लोकतंत्र इसी क्रांति के बाद शुरू हुआ था। देखिए ये छोटा सा देश है ब्रिटेन, देखिए कितना बड़ा, मतलब यूनाइटेड स्टेट पर, उसके बाद भारत देख लीजिए, ये लगभग इतनी सा देश है ना, टापू के तरह, मतलब हम लोग का समझिए बिहार से भी कम, बिहार के लगभग जनसंख्या होगा इसका। ये पूरा विश्व के लगभग सबसे बहुत बड़े बड़े देशों पे लगभग कब्जा किया हुआ था, ठीक है ना, उपनिवेश बना के रखा था अपना। और कहा जाता है कि ब्रिटेन साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था। जैसे मान लीजिए इधर अंधेरा रहता है और इधर कहाँ, ये गोल होगा ग्लोब पे, ठीक है ना, इधर अंधेरा रहेगा और इधर वजोत रहेगा, मतलब सवेरा रहेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर ब्रिटेन का कब्जा था कि नहीं, और यहाँ पर ब्रिटेन का कब्जा था, तो यहाँ अंधेरा है तो यहाँ सुबेर हो गया, और जब इधर अंधेरा आएगा तो इधर सुबेर हो गया। तो बताइए दोनों ओर उजाला सुबेर हो रहा है, तो इसलिए कहावत था कि ब्रिटेन साम्राज्य में कहीं कभी मतलब अंधकार नहीं होता था, ठीक है ना, सूर्य कभी डूबता ही नहीं था। आइए इसको अब देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले ब्रिटेन का शासन था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस देश में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष शुरू हुआ, अमेरिकी क्रांति, जिसे हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे। इसे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। 1776 ईस्वी में अमेरिकी नागरिकों ने ब्रिटिश हुकूमत को क्या किया, उखाड़ फेंका और अमेरिका स्वतंत्र हो गया। सभी उपनिवेशों ने आपसी सहयोग से संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किया। अमेरिका में 1789 ईस्वी में एक लोकतांत्रिक संविधान को लागू किया गया और आज भी इस संविधान के अनुसार अमेरिका की शासन व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है। यद्यपि मैंने जो संविधान उस समय बना था वो संविधान आज तक है, कभी विद्रोह नहीं हुआ। देख लीजिए कितना मजबूत राष्ट्र है। यद्यपि 19वीं शताब्दी में लोकतंत्र के लिए संघर्ष शुरू हुआ और इसमें प्रगति भी हुई, परंतु यह संघर्ष नागरिकों की राजनीतिक समानता, लोगों की स्वतंत्र, देखिए राजनीतिक समानता, लोगों की स्वतंत्रता, न्यायिक निष्पक्षता, लेकिन राजनीतिक समानता यानी कि सभी को वोट देने का अधिकार हो, यानी कि वोट देने का अधिकार होना चाहिए। 61वां संविधान संशोधन 1989 में ये दिया गया है कि 18 वर्ष से सभी ऊपर, मतलब 18 वर्ष से के सभी पुरुष और महिला वोट दे सकते हैं भारत में। तो ये हो जाएगा राजनीतिक समानता, आप अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं, ये हो जाएगा राजनीतिक समानता। लोगों की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं। उसके बाद स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे किसी की स्वतंत्रता का हनन करें। ये आर्टिकल 13 में उल्लेखित है। इसका आर्टिकल 13 कहता है कि यह ऐसा मतलब आर्टिकल है जो किसी दूसरे के स्वतंत्रता के हनन करने को रोकता है, ठीक है ना, यानी कि आप अपना स्वतंत्रता को लिमिट में रखिए। उसके बाद से न्यायिक निष्पक्षता, यानी कि न्याय कानून के सामने सब बराबर हैं। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या एक रिक्शा चलाने वाला हो, अगर मुजरिम है तो सभी को कानून के हिसाब से ही क्या मिलेगा, सज़ा मिलेगा। यह सभी न्याय के नीचे सभी बराबर हैं। जैसे मूल्यों की प्राप्ति तक ही सीमित रहा। अभी भी सार्वभौम वयस्क मताधिकार जनता को प्राप्त नहीं थे। 19वीं शताब्दी का बात हो रहा है। 1900 ईस्वी तक न्यूजीलैंड को छोड़कर किसी देश में जनता को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त नहीं था, यानी कि न्यूजीलैंड ही प्रथम देश है जो सर्वप्रथम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया था। न्यूजीलैंड में 1893 ईस्वी में ही जनता को सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्राप्त हो गया था। ये जो हम पेन से घेरे हुए हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कॉपी में कर सकते हैं टॉपिक के रूप में, ठीक है ना। कुछ देशों में मताधिकार उन्हीं को प्राप्त था जिनके पास निजी संपत्ति थी। अमेरिका में जैसे कि 1789 में कानून बना था, ये नियम लागू था। अमेरिका में आम महिलाओं के साथ अश्वेत पुरुषों को भी मताधिकार मिला। इस तरह अभी भी लोकतंत्र की स्थापना हेतु संघर्ष की जरूरत थी। जैसे अमेरिका में है, आप राष्ट्रपति के चुनाव लड़िएगा तो आपको संपत्ति देखा जाएगा, आप कितना संपत्ति आप रखते हैं। अब लोग सभी वयस्क, चाहे वह महिला हो तथा पुरुष, चाहे वह गरीब हो या अमीर, और चाहे श्वेत हो या अश्वेत यानी कि गोरा और काला, को मताधिकार प्राप्त हेतु संघर्ष करने पड़े थे। अफ्रीका का क्रांति देख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका का
अभी तक इतना ही तो निश्चित हो चुका था कि यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना का प्रारंभ चरण पूरा हो चुका था। इन देशों में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी मर्जी से सरकार का चयन किया। यद्यपि चुनाव में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ही होते थे, महिलाएं कम होती थी। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, उपनिवेशवाद का अंत। आइए अब हम एक नज़र दौड़ाएं कि किस तरह उपनिवेशों की जंजीर तोड़कर अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना की। उपनिवेश का मतलब समझते हैं? इसका मतलब हुआ कोई देश आर्थिक और राजनीतिक रूप से किसी दूसरे देश को क्या करे, गुलाम बना ले, ठीक है ना, बाजार के रूप में, मार्केट रूप में राजनीतिक हस्तक्षेप करे, यानी कि उसको अपना गुलाम बना ले और सामान अपना वहाँ पे बनाए फैक्ट्री में। जैसे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुआ था तो वहाँ पे क्या चाहिए, जो सामान ही चूँकि तो देश है, एगो तो ज़मीन नहीं है ज़्यादा, तो सामान खूब ज़्यादा बनने लगा, तो उसको बेचने के लिए मार्केट चाहिए ना। तो मार्केट उसी समय जो विकसित देश थे, यूरोप में जितने भी देश थे, ये सब उपनिवेश बनाने लगे। और ये उपनिवेश के होड़ में ही क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वार इसी को लेकर हुआ था, ठीक है ना। आगे इसको हम समझेंगे। उपनिवेश का मतलब हुआ एक देश का दूसरे देश पर कब्जा कर लेना, ठीक है ना। इन उपनिवेशों के नागरिकों को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। देखिए, राजनीतिक रूप से क्या किया जाता था, उसको मतलब कब्जा कर लिया जाता था। राजनीतिक रूप से, आर्थिक मतलब हर तरह से उसको प्रताड़ित किया जाता था। अतः इन देशों की जनता ने गुलाम बना लेना, अपने अपने देशों में लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष करना शुरू किया। जैसे भारत में हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था 1857 से लेकर 1947 तक। क्या था, ये सब उपनिवेशिक देशों से मतलब मुक्त होने के लिए ना संघर्ष किया गया था। औपनिवेशिक शासकों ने इसे दबाने का प्रयास किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में देख लीजिए, रॉयल टेक्ट हो गया, उसके बाद से और भी बहुत सारा है। परंतु संघर्ष के विस्तार हेतु औपनिवेशिक शासकों को झुकना पड़ा तथा सीमित अधिकार वाले सरकार चुनने का अधिकार प्राप्त हुआ। परंतु जनता इससे संतुष्ट होने वाली नहीं थी। अपना भारत का बात चल रहा है। अब संपूर्ण राजनीतिक अधिकारों की मांग होने लगी। अंततः औपनिवेशिक शासकों यानी ब्रिटेन को इन देशों को स्वतंत्र करना पड़ा। इन देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई। जैसे कि अमेरिका को भी छोड़ना पड़ा 1789 ईस्वी में। अमेरिका को वही ने छोड़ दिया, ब्रिटेन कब्जा किया हुआ था। उसके बाद इसी तरह हमारा देश भारत भी 1947 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। देखिए, इसमें से एक हम आप आगे बताएंगे किस तरह का घुमा के बीपीएससी टीआरई 2 में प्रश्न पूछा था। बहुत बेहद मतलब घुमा के एकदम पूछ दिया था। यह लोकतंत्र सफल रहा और आज भी सफलतापूर्वक जारी है, परंतु अधिकांश पूर्व में उपनिवेश रहे देशों का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। आइए हम पश्चिमी अफ्रीका देश घाना की कहानी लेते हैं, जहाँ लोकतांत्रिक शासन का प्रयोग बहुत अधिक सफल नहीं रहा। घाना पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था। घाना को रुक जाइए, मैप में देखते हैं। देखिए, यहाँ पे घाना है, ठीक है ना। ये साउथ, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में ये हो गया पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। तो पश्चिम क्षेत्र में और दक्षिण में एक छोटा सा देश है, देखिए घाना है, ठीक है ना। मैप में देख लिए ना। इसको और विस्तार से हम लोग देखते हैं। देखिए, ये रहा घाना, हो गया ना। देखिए, यहाँ पे घाना का राजधानी अकारा है। यहाँ पे एक नदी भी है। बुर्किना फासो, कोटो डिवोरियो, नाइजीरिया, कैमरून, लिबरेरिया, मतलब ये सब देश हैं। गिनिया, ये एक देश है ना, सीरिया लियोन। इसमें अभी न्यूज़ बना है आजकल में। एक ऐसा प्रकार का नाशा है, कुश एक ड्रग्स है। उसको ना किक लेने के लिए वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, कब्र से क्या कर रहे हैं, मुर्दा निकाल के उसका हड्डी को चूरन बना के और कुश नामक क्या जो ड्रग्स पहले से बना हुआ था उसको उसमें मिक्स करके और जैसे मतलब नाक में खींच ले रहे हैं पाउडर को। एकदम मस्त रह रहे हैं, एकदम टेंजेंट मिल रहा है। अभी आप न्यूज़ में देख लीजिएगा जाके गूगल पे सर्च करके। यही देश है सीरिया लियोन, ठीक है ना, जहाँ लोकतांत्रिक शासन का प्रयोग बहुत अधिक सफल नहीं रहा। घाना पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था और इसका नाम गोल्ड कोस्ट था। क्वेश्चन पूछ ले, गोल्ड कोस्ट किसे कहा जाता है, तो घाना को। राजनीतिक अधिकारों हेतु यहाँ संघर्ष का शुरुआत हुआ। एक सुनार के पुत्र एवं शिक्षक लामे एनक्रुमा का इस संघर्ष का नेता था। घाना में लोकतांत्रिक संघर्ष का नेता कौन था, लामे एनक्रुमा। इस तरह के पढ़ते रहिए, खुद से प्रश्न बनाइए, उसी समय याद हो जाएगा आपको। इसके नेतृत्व में घाना 1957 में आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद एनक्रुमा घाना के प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति चुने गए। इस तरह पश्चिमी अफ्रीका में
लोकतंत्र की स्थापना का प्रथम सफल प्रयास हुआ, लेकिन यह लोकतंत्र अधिक दिनों तक स्थिर नहीं रहा क्योंकि एनक्रुमा ने अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति के रूप में चुनवा लिया। ये गलत बात है। सेना ने 1966 में घाना के एनक्रुमा सरकार का तख्ता पलट दिया और सेना द्वारा, और इस तरह घाना में लोकतंत्र का खात्मा हो गया। घाना की तरह अधिकांश अफ्रीकी देशों में कमोवेश ऐसी स्थिति रही है। और इससे तो बहुत प्रश्न पूछता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का कालक्रम देखते हैं। जैसे कि न्यूजीलैंड तो मिला था 1893 में, रूस मिला था 1917 में। जैसे 17 में जो क्रांति हुआ था उसी से इंडिकेट कीजिएगा, याद हो जाएगा। 1918 में जर्मनी विश्व युद्ध ये शुरू किया था और इसी को इंडिकेट कीजिए। घटना का कालक्रम इंडिकेट करके डाटा को याद किया जाता है, ठीक है ना। रटिएगा तो भूल जाइएगा। ये सब आप विश्व युद्ध पढ़े हैं तो जर्मनी ज़्यादा दिमाग में आएगा आपको। कब? प्रथम 18 में, तो ये 18 याद हो गया। रूस का क्रांति पढ़े हैं 1917 में, तो नवंबर क्रांति, चाहे कोई भी क्रांति हुआ था, बोल्शेविक क्रांति, तो याद कर लीजिए, उसी से रूस से संबंधित है। 1919 का नीदरलैंड याद कर लीजिए। 1928 का ब्रिटेन में देखिए 1928 में, इस सबसे पहले 1918 में 21 वर्ष के मेल को और 30 वर्ष से ऊपर के फीमेल को मिला था 1918 में मताधिकार। लेकिन बाद में 1928 में सभी को मिल गया, ठीक है। 21 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को क्या मिल गया? ब्रिटेन में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिल गया। श्रीलंका 1931 में, 1934 में तुर्की, उसके बाद फ्रांस 1944 में मिल गया था। जापान 1945 में, जापान का याद कर लीजिए। देखिए सीरीज है फ्रांस, जापान, भारत, एकदम नक्शा पे देखिए। इधर फ्रांस है, उसके बाद आइए तो यहाँ भारत है और इधर कौन होगा? जापान। देखिए कैसे याद आइए, जैसे इसको 44 में फ्रांस, उसके बाद से 45 में जापान पे परमाणु बम गिरा था, तो 45 से जापान याद हो गया। भारत 1950 में। देखिए क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन ऐसा देश है, ठीक है ना, जो अपने गणतंत्र के समय से ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया था? तो भारत हो जाएगा, ठीक है ना। 1950 में, 1951 में अर्जेंटीना, 52 में यूनान, 55 में मलेशिया। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है, तो 62-65, 78 में स्पेन और 94 में दक्षिण अफ्रीका। इसको आप लोग रट लीजिएगा, मतलब दिमाग लगा के उसको इंडिकेट करके खुद से, जैसे हम खुद से इंडिकेट करके रटे हैं इसको, हमको कोई टीचर बताने नहीं गया था, ठीक है ना। आप लोग भी खुद से दिमाग लगा के इसको रट लीजिएगा। 1980 के बाद घटनाक्रम से, जैसे जापान है ना, तो जापान में 45 में सोचिए कौन घटना घटा था, कौन महान कोई कार्य, परमाणु बम। भारत में गणतंत्र हुआ था, ठीक है ना। जर्मनी में 18 में विश्व युद्ध हुआ था, ब्रिटेन 28 में, उसके बाद से 17 में रूसी क्रांति। इसी तरह याद करना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। उसके बाद आइए 1980 के बाद लातीनी अमेरिका में लोकतांत्रिक सरकार की बहाली शुरू हुई। चिली की कहानी हम पूर्व में ही पढ़ चुके हैं। पुनः हमने देखा कि सोवियत संघ के बिखराव के बाद पोलैंड में किस प्रकार लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हो गई थी। 1989-90 में पूर्वी यूरोपीय देशों में सोवियत प्रभाव में कमी आई और वहाँ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नागरिकों ने अपना लिया। यानी कि वहाँ पे कैसा साम्यवादी शासन व्यवस्था को, पूर्वी जो यूरोप है ना, वो थोड़ा सा रसिया से सटल है, इसलिए वहाँ ज़्यादा थोड़ा प्रभाव स्टार्ट हो गया था साम्यवाद का, ठीक है ना। इसलिए बाद में वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों ने धीरे धीरे अपना लिया। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सोवियत संघ की कुल 15 गणराज्य भी स्वतंत्र हो गए। इनमें से अधिकांश देशों ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाया। देखिए वही देश है सोवियत संघ, जिसके 15 गणराज्य स्वतंत्र हो गए और लोकतंत्र को ही अपनाया, जो पहले क्या थे, साम्यवाद को अपनाए थे। इस प्रकार सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया के नक्शे में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। आइए अब हम भारत के पड़ोसी स्थित कुछ देशों में लोकतंत्र के लिए हो रहे संघर्ष की जानकारी लेते हैं। जैसे पड़ोसी देश है नेपाल। भारत के पड़ोस में स्थित नेपाल नामक देश में लोकतंत्र की स्थापना, समाप्ति और पुनर्स्थापना की कहानी को भी देखा जा सकता है। लोकतंत्र आया, समाप्त हो गया, फिर आया। 1948 में नेपाल का पहला संविधान बना। नेपाल में पहला संविधान कब बना था? 1948 में, याद कर लीजिएगा। पहला आ जाए तो इस संविधान के अंतर्गत राजा ही नेपाल का वास्तविक शासक था। 1959 में राजा महेंद्र ने नया संविधान लागू किया और संसद के लिए पहली बार चुनाव हुआ 1959 ईस्वी में, याद रखिएगा इसको। उसके बाद लेकिन 1962 में राजा महेंद्र ने देश में लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। 1990 में नेपाल में जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई। और बहुदलीय लोकतंत्र, याद रखिएगा, माने बहुत सारे दल मिलकर
राजा से संघर्ष कर रहे थे। 1991 में नेपाल में संसद के चुनाव में नेपाली कांग्रेस को बहुमत मिला एवं जीपी कोइराला देश के प्रधानमंत्री बने। कब? 1991 में। अतः पुनः नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुआ था। कब? 1991 में। 1996 में से नेपाल में माओवादियों द्वारा राजतंत्र की समाप्ति के लिए एवं जनता की आवाज़ उठाने के लिए क्या किया गया? आंदोलन किया गया। जून 2001 में नेपाल के इतिहास में एक नाटकीय मोड़ आया जब राजा वीरेंद्र और उनके परिवार की राजमहल में हत्या कर दी गई खाते समय। इसके बाद ज्ञानेंद्र ने राजपत्र संभाला। उनका भाई, वीरेंद्र का भाई ज्ञानेंद्र, राजा ज्ञानेंद्र ने फरवरी 2005 को संसद को भंग कर दिया और सरकार को बर्खास्त कर दिया। लोकतंत्र ही चल रहा था, ठीक है ना। उस 91 से लोकतंत्र चल रहा था और 21 में उनका मर्डर हो गया फैमिली का, राजा वीरेंद्र का, और 2005 में ज्ञानेंद्र राजा बना था जो 2001 में 5 में ख़त्म कर दिया। इस प्रकार नेपाल में पुनः लोकतंत्र को राजा ने समाप्त कर दिया। लेकिन नेपाल में जन आंदोलन के कारण 2008 में, मई 2008 में पूछ देता है, मई 2008 में संविधान सभा का चुनाव कराया गया। दे देगा संविधान सभा का चुनाव दोबारा कब कराया गया था नेपाल में? तो जनवरी 2008, फरवरी 2008, अप्रैल 2008, मई 2008। तो मई 2008 याद रहना चाहिए। एवं नेपाल में प्रथम गणतंत्र के राष्ट्रपति रामवर्धन यादव, प्रथम गणतंत्र के राष्ट्रपति नेपाल में कौन चुने गए थे? तो रामवर्धन यादव, रट लीजिएगा, ठीक है ना। प्रधानमंत्री प्रचंड हुए। वहाँ सदियों से प्रचलित राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार नेपाल में बार बार लोकतंत्र की समाप्ति एवं पुनर्स्थापना हुआ। भारत में चलिए संयोग ठीक है और अमेरिका में अभी तक नहीं हुआ है। और भी बहुत सारे देश हैं। भारत के एक अन्य पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी लोकतंत्र की स्थापना एवं पतन की प्रक्रिया चलती रही। जनरल जियाउल हक की मृत्यु के बाद 1990 के दशक में पाकिस्तान में एक बार पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन यह स्थिति नहीं रह सका। 1999 में परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलट करते हुए सैनिक शासन की स्थापना की। यह चोटवा क्या किया था? कारगिल युद्ध करवाया था। प्रधानमंत्री को पता नहीं था कि युद्ध हो रहा है, परंतु हाल में पाकिस्तान में हालात में परिवर्तन हुए एवं वहाँ की जनता ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष करना आरंभ कर दिया। अंततः जन आंदोलन के समक्ष सैनिक शासन को झुकना पड़ा एवं संसद के लिए चुनाव कराने पड़े। 2008 के चुनाव के बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की गठबंधन सरकार सत्ता में आई। पाकिस्तान में यह परिवर्तन शांति प्रिय नहीं रहा और वहीं लोकतंत्र समर्थक नेता और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो की हत्या कर दी गई, ठीक है ना। लोकतंत्र के समर्थक थे कौन? बेनज़ीर भुट्टो, और इनकी हत्या कर दी गई। नई सरकार के सत्ता में आने के बाद सैनिक शासन के प्रमुख परवेज माने जो चीफ होते हैं वहाँ के सेना के, पर उसको किसको? मुशर्रफ को हटना पड़ा। ये अभी हाल फिलहाल में इसका देहांत हो गया है। आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति एवं यूसुफ रजा गिलानी प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन वहाँ अभी भी लोकतंत्र की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, अभी भी 2024 तक भी। इस प्रकार म्यांमार, जो पहले बर्मा कहा जाता था, में लोकतंत्र की स्थापना हेतु संघर्ष जारी रहा। और बर्मा को देखते हैं। सबसे पहले तो 1948 में औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुआ। म्यांमार ने लोकतंत्र को अपनाया, परंतु 1962 में सैनिक तख्तापलट से लोकतंत्र का अंत हो गया। प्रथम बार सैनिक तख्तापलट 1962 में, फिर 1990 में लगभग 30 वर्षों के बाद पहली बार चुनाव कराए गए। इन चुनाव में आंग सान सू की अगुवाई वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने भारी बहुमत प्राप्त किया, परंतु फौजी शासकों ने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया और चुनाव परिणामों को मान्यता दे दी। अभी वर्तमान 2024 में भी वहाँ पे सैनिक शासन है। म्यांमार के सैनिक शासन ने सूची सहित अन्य चुने हुए लोकतंत्र समर्थक नेताओं को या तो जेल में डाल दिया गया या उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया गया। म्यांमार में सैनिक सरकार के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से बोलने या बयान जारी करने पर प्रतिबंध है। म्यांमार की फौजी सरकार की ज्यादतियों से तंग आकर वहाँ के लाखों लोगों ने अपना घर छोड़ दिया और अन्यत्र यानी दूसरे देशों में क्या शरणार्थी बनकर रह गए। नज़रबंदी की सज़ा झेलने के बावजूद सूची आंग सान सूची ने लोकतंत्र के लिए अपना अभियान जारी रखा। उनके शब्दों में बर्मा में लोकतंत्र की मुहिम में वहाँ के लोगों की विश्व समुदाय में स्वतंत्र और बराबरी के सदस्य के रूप में और अर्थपूर्ण जीवन जीने का संघर्ष है। क्या कह रही हैं? बर्मा में लोकतंत्र की मुहिम क्या है? वहाँ के लोगों की विश्व समुदाय में स्वतंत्र और बराबरी के सदस्यों के रूप में, यानी कि जैसे विश्व में सभी लोग स्वतंत्र और बराबरी एक दूसरे को मान के जीते हैं, तो यहाँ के लोग भी उसी तरह जिएंगे और इसी को मतलब मुद्दा लेकर वो क्या करती हैं? संघर्ष करती रहती हैं। आंग सान सूची के संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली, यानी कि जैसे मान लीजिए
वो चाह रही हैं कि जैसे हमारे म्यांमार वासी भी हैं, वो भी जैसे दूसरे राष्ट्र के लोग स्वतंत्र घूमते हैं, अपना बात को रखते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, काम करने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, तो हमारे देश में भी वही आज़ादी मिले लोकतंत्र के रूप में। यही उनका संघर्ष है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व देशों से अपील की है कि वर्तमान सैनिक तानाशाही की समाप्ति हेतु सभी देश म्यांमार पर प्रतिबंध लगाएं। इस प्रकार म्यांमार में दिनों दिन लोकतंत्र समर्थक आंदोलन मजबूत हो रहा है और वह दिन दूर नहीं जब म्यांमार में लोकतंत्र की पूर्व स्थापना होगी। अब विश्व के स्तर पर लोकतंत्र को देखते हैं। 3 गो देश के देख लिए हम लोग, ठीक है ना। 3-4 गो मतलब कौन कौन? अपना पड़ोसी देश कौन था? नेपाल, बर्मा और पाकिस्तान। ऊपर हमने देखा कि लोकतंत्र का विस्तार विश्व के अधिकांश देशों में हो रहा है। हमारे मन में यह विचार सहज उत्पन्न होता है कि क्या हम विश्व लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत की एक सरकार है, नेपाल की एक सरकार है, ब्रिटेन की एक सरकार है, और भी देशों की सरकारें हैं, लेकिन दुनिया की कोई सरकार नहीं है विश्व में। मैंने सब देश का अपन अपन सरकार बा, ठीक बा, लेकिन एगो पूरा वर्ल्ड के वो सरकार नहीं खे जो पूरा वर्ल्ड के कंट्रोल करे, वो कहना चाह रहा है। विश्व में कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसके द्वारा निर्मित कानून दुनिया भर के लोगों पर लागू होते हों। मान लीजिए हमारे भारत में कोई कानून बनता है तो पाकिस्तान पे, चाहे अमेरिका पे, चाहे इंग्लैंड पे नहीं ना लागू होता है। वही बात कह रहा है, यानी कि एक ऐसा संस्था हो जो पूरे विश्व पे कानून बनाए तो पूरे विश्व पे लागू हो, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक नहीं, राजनीतिक, आर्थिक और स्वास्थ्य के रूप में। कोई एक विश्व सरकार नहीं है, पर विश्व में ऐसी कई संस्थाएं हैं जो आंशिक रूप से वैसे ही कार्यों को करती हैं जैसे कि किसी देश की सरकार करती है। ये संस्थाएं अथवा संगठन विभिन्न देशों और लोगों पर उस तरह का नियंत्रण नहीं रख सकते जैसा कि कोई सरकार रख सकती है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी। वर्तमान में 192 लेकिन नहीं 193 देश हैं इसके सदस्य हैं। अभी इसके संगठन के 6 मुख्य अंग है: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। आइए हम लोग थोड़ा सा संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है ना। लीग ऑफ नेशन की असफलता के बाद यूएनओ की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य तृतीय विश्व युद्ध को रोकना तथा सभी देशों में अपने आपसी समन्वय स्थापित करना था। यूएनओ के पास अपने सदस्य देशों के सहयोग से अपनी सेना उपस्थित है जो उसे शक्ति प्रदान करती है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी। इसकी स्थापना का मुख्य श्रेय रूजवेल्ट यूएसए के थे राष्ट्रपति, चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, स्टालिन रूस के राष्ट्रपति, जॉर्ज क्लेमेंसो फ्रांस के राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। यूएनओ के 6 अंग हैं। न्यास, यह यूएनओ के लिए सदस्य देशों के धन उपलब्ध कराता है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, महासभा, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। उसके बाद है सुरक्षा परिषद जिसमें 5 देश होते हैं स्थायी: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, उसके बाद रूस और जर्मनी, भारत को। उसके बाद है यूएनओ में मान्यता प्राप्त 6 भाषाएं हैं: इंग्लिश, फ्रेंच, अरबिक, स्पेनिश, रशियन और चाइनीज। अंग्रेजी तथा फ्रेंच यूएनओ की कर्मचारी भाषा है। सबसे नवीन भाषा क्या है? अरबी है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में यूएनओ की सदस्य संख्या 193 है। 93वां है दक्षिणी सूडान है तथा इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। सूडान 11 जुलाई 2001 को इसमें शामिल हुआ था, ठीक है ना। चलिए वही सब इसमें लिखा हुआ है, पुराना डाटा है 192। जैसे सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य, इसमें 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी होते हैं। अभी हमने बोला था अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन होते हैं। उसके बाद से इसमें आर्थिक एवं सामाजिक परिषद विभिन्न देशों के बीच आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में सहयोग की स्थापना को प्रोत्साहित करती है। इसकी सदस्य संख्या 54 है। न्यास परिषद मुख्यतः उन देशों को प्रशासन देखती है जो क्षेत्र स्वतंत्र नहीं है, जहाँ स्वशासन का विकास नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र का एक अपना सचिवालय है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 है। न्यायाधीशों के बारे में एक हम डिटेल आपको देते हैं, रुकिए। जैसे देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, यह नीदरलैंड के शहर हेग में है, इसका मुख्यालय स्थित है। इसमें 15 जज होते हैं। इसके एक जज का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। भारतीय जज दलबीर भंडारी इसमें अभी कार्यरत हैं। नरेंद्र सिंह दत्त
पहले ऐसे भारतीय जज थे जो इस न्यायालय में पहुंचे थे। ये TRE 2.0 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है ना। इसको आप लोग हम जो पढ़ा रहे हैं ना एकदम फैक्ट वाइज पढ़ा रहे हैं, और इंग्लिश एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। जिस तरह हम तैयारी करते हैं उस तरह हम आपको भी तैयारी करवा रहे हैं, इसलिए प्लीज़ मेरे साथ साथ पढ़ते चलिए। हम भी स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट ही हैं। पुर्तगाल के चलिए सचिवालय, यूएनओ के सभी कार्य सचिवालय के अधीन आते हैं। महासचिव इस सचिवालय पर निगरानी रखता है। पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान महासचिव हैं। नॉर्वे के त्रिम्बेली इसके पहले महासचिव थे। घाना के कोफी अनान तथा दक्षिणी कोरिया के वान की मून 2 बार महासचिव बने थे। महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। आइए महासभा के बारे में देख लेते हैं। यह यूएनओ का सबसे बड़ा भाग है। यूएनओ के सभी सदस्य देश महासभा का सदस्य हैं। इसे विश्व का लघु संसद कहा जाता है। पूछ देगा विश्व का लघु संसद किसे कहा जाता है, तो जनरल असेंबली, हिंदी में लिख के दे देगा, याद रखिएगा महासभा। इसका अधिवेशन वर्ष में कम से कम 1 बार अवश्य बुलाया जाता है, यानी कि साल भर में 1 बार होना ही चाहिए, अधिक बार जितना आप कर लीजिए। जो सामान्यतः प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में न्यूयॉर्क में बुलाया जाता है, मैनहट्टन द्वीप। वर्तमान में इसमें 193 देश है। दक्षिणी सूडान इसका नवीनतम सदस्य जुलाई 2011 में इसमें जुड़ा था। महासभा अध्यक्ष के अधीन रहता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अभी अध्यक्ष कौन है महासभा का? डेनिस फ्रांसिस है, 78वां सत्र के हैं। विजया लक्ष्मी पंडित अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। किसी नए देश को यूएनओ में अंग बनाने के लिए महासभा तथा सुरक्षा परिषद में अनुमति लेनी होती है। क्वेश्चन पूछ देगा विश्व के किसी नए देश को यूएनओ के अंग बनने के लिए किस सभा या किस समिति से अनुमति लेनी होती है? तो महासभा एवं सुरक्षा परिषद। ऑप्शन ए में महासभा, ऑप्शन बी में सुरक्षा परिषद, ऑप्शन डी में सचिवालय, सी में सचिवालय, डी में 1 से अधिक और ई में इनमें से कोई नहीं। तो आपको डी मारना होगा, महासभा तथा सुरक्षा परिषद। चलिए अब हम लोग बुक पे आते हैं अपना। ये सब वही बात लिखा हुआ है जो हमने अभी पढ़ाया है। आइए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जब ऐसा प्रश्न आए ना, लोग नहीं है, तो हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। जैसे लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो हम लोग क्वेश्चन में खोजेंगे लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। सही कथन खोजते हैं पहले। लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, तो बात सही है। लोकतंत्र में लोगों को संगठन बनाने का अधिकार है, तो ये लोकतंत्र के बारे में सही है। लोकतंत्र में चुने हुए नेताओं को ही देश का शासन करने का अधिकार, ये बात सही है। लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं होती है, तो ये तो गलत बात है भाई। आपको विरोध करने की आज़ादी होती है। इसमें पूछा क्या है? नहीं है, तो यही आंसर होगा। इसमें कन्फ्यूजन बहुत लोग होता है, हम भी शुरू में बहुत हुए थे। खुद से ही हम ट्रिक बनाए। जैसे पूछ देगा नहीं है, तो है वही खोजेंगे, ठीक है ना। इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है? विदेशी लोकतांत्रिक शासन का आक्रमण, सैनिक तख्तापलट, प्रेस का प्रतिबंध, ये नहीं होगा। लोगों का संघर्ष होगा। इनमें से कौन सा कथन सही है? प्राचीन भारत में लोकतंत्र के प्रमाण नहीं मिलते हैं, मिलते नहीं हैं। लिच्छवी गणराज्य हो गया, केशपुत के कलाम, रामग्राम के कुलिये, उसके बाद से शाक्य है और बहुत सारे हैं। लिच्छवी में 1707 प्रतिनिधि था। ब्रिटेन में 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र कमजोर कहाँ से हुआ जी? लोकतंत्र तो विकसित होने लगा था। फ्रांस में 1789 की क्रांति ने लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली, ये सही है, आधुनिक की। पाकिस्तान एवं नेपाल में लोकतांत्रिक शासन को कभी चुनौती नहीं दी। कितना बार दिया है, सब कितना तख्ता पलट दिया, अभी हम लोग पढ़े हैं। आइए अब निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का चुनाव करके इस वाक्य का पूरा कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि अमीर देशों की बातों को ज़्यादा वजह हो। ये तो लोकतंत्र हुआ है नहीं। लोकतंत्र में सबको बराबरी का अधिकार होता है। दुनिया के सभी देशों को समान व्यवहार हो, ये सही है। विभिन्न देशों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में समान मिले। जनसंख्या अनुपात में कहाँ से मिलेगा? माने जो कम जनसंख्या है उसको हम लोग दबा देंगे, ये तो लोकतंत्र नहीं हुआ। विभिन्न देशों का महत्व उनकी सैन्य शक्ति के अनुपात में, ये तो गलत बात है। बताइए कोई देश में सैनिक शक्ति है, ये नहीं है, तो ये तो लोकतंत्र का विरोध न हो गया। लोकतंत्र माने जनता का शासन, लोगों का शासन, ठीक है ना। उसके बाद है और ब को मिलाया जाए। लिच्छवी, प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक शासन वाला गणराज्य। नेपाल, राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी। पाकिस्तान, सैनिक तानाशाही की समाप्ति। घाना, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी मिल गया। और इसका जो हम लोग जो प्रश्न है, इसका हम लोग कभी नेक्स्ट वीडियो इसका बना के सबका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर डाल देंगे। चलिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। बाकी मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू। जय हिंद।